नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर आपका स्वागत करती हूँ। आज बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था, निबंध की परिभाषा और उसके स्वरूप पर हमने विचार किया था। आज हम निबंध कितने प्रकार के होते हैं इस बात पर विचार करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि निबंध जो लिखने वाला होता है, जितने अधिक लिखने वाले होते हैं उतनी ही अधिक उसके प्रकार भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि लिखने वाला अपने तरीके से हर बात को लिखता है। यानी एक ही विषय होता है, लेकिन लिखने वाले यदि 5 हैं तो पांचों उस बात को अलग तरीके से सोचेंगे और एक ही विषय पर 5 जने अलग अलग बात लिखेंगे। तो इस तरह से जितने लिखने वाले हैं उतने ही उसके प्रकार हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अध्ययन की दृष्टि से हम निबंधों को कुछ भागों में बांट सकते हैं कि कितने प्रकार के निबंध हो सकते हैं। सबसे पहले तो यदि हम मोटे रूप से विचार करें तो निबंध विषयनिष्ठ और विषयनिष्ठ 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो है कि निबंध जो विषयनिष्ठ है उसमें तो विषय का सामान्य प्रतिपादन तो लगभग नगण्य होता है, वो तो बहुत गौण होता है। और क्यों, और उसमें प्रधानता किस बात की होती है? लेखक जो होता है उसका व्यक्तित्व है वही उसके अंदर मुखर होता है। अर्थात तो वह जो कुछ सोचता है उसके बारे में ही वह लिखता है। उसका जैसा व्यक्तित्व होगा उसकी सोच वैसी ही होगी और उस निबंध में भी उसकी सोच ही मुखरित होगी। लेकिन इसके विपरीत जो विषयनिष्ठ निबंध है उसके अंतर्गत विषय की प्रधानता होती है। विषय के संबंध में जो विचार होते हैं वो लेखक लिखता है। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से जो विषयनिष्ठ निबंध है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय विषयनिष्ठ के, क्योंकि विषयनिष्ठ में लेखक का व्यक्तित्व मुखरित होता है, जबकि विषयनिष्ठ में विषय के ऊपर जोर दिया जाता है। तो निबंध को हम मुख्य रूप से तो विषयनिष्ठ और विषयनिष्ठ कह सकते हैं, लेकिन यह तो विषय प्रमुख है या विषय पर लिखने वाला प्रमुख है, इस बात के आधार पर ही बांटा था। लेकिन प्रमुख रूप से हम निबंध को जिन भागों में बांटेंगे, जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम निबंधों की चर्चा करते हैं, उनमें हम पहला भावात्मक निबंध को लेते हैं। यानी भावात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें की भावना प्रधान होती है। इन निबंधों में तर्क कम होता है और हृदय का आवेग ज़्यादा होता है। कोई भी विषय जिसके ऊपर निबंध लिखा जाता है उसके प्रति जो रागात्मकता का भाव होता है वो उसमें हमको दिखाई देता है। कई बार ये जो भाववेगमयी स्थिति होती है इसमें विषय से हटकर के भी बात कही जा सकती है, ये भावात्मक निबंध होते हैं। और इन भावात्मक निबंधों को भी हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कल्पना प्रधान निबंध और एक अनुभूति प्रधान निबंध। यानी जो कल्पना प्रधान निबंध हैं उनमें तो कल्पना के द्वारा जो शब्द चित्र होते हैं उनके माध्यम से निबंध लिखा जाता है, क्योंकि कल्पना के प्रयोग से भावुकता पैदा होती है और भावुकता में प्रतीकों और उपमानों को व्यंजित किया जाता है। ऐसे जो निबंध होते हैं वो बहुत ही कोमल और मधुर चेतना लिए हुए होते हैं और इनकी जो शैली होती है वो भी बहुत प्रांजल होती है। किसी सुंदर वस्तु या मनमोहक जो स्थान है उसका यदि वर्णन करना हो तो ऐसे निबंध, ये जो शैली है वह उसमें काम में ली जाती है। इसी में जो दूसरा बिंदु हम लेते हैं अनुभूति प्रधान, ये भावात्मक निबंधों में तो लेखक अपने अनुभवों को, संवेदना की जो संवेदना होती है उसको निबंध का विषय बनाता है
और लेकिन इसमें जो अनुभूति होती है वो प्रमुख होती है और इसमें कल्पना का दबाव कम हो जाता है। अनुभूतियाँ बहुत तीव्र होती हैं। किसी भी कार्य या घटना के संपर्क में आने पर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो इन निबंधों के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। इसी तरह से हास्य और व्यंग्य प्रधान निबंध भी हम इसमें ले सकते हैं। जो सरस निबंध होते हैं उनमें हास्य और व्यंग्य का पुट आवश्यक रूप से होता है, क्योंकि हास्य और व्यंग एक तरफ तो निबंध को मनोरंजक बनाता है और दूसरी तरफ जो समाज की बुराइयां हैं और जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर भी आक्षेप इस तरह से करता है कि उनका आक्षेप करना हमको बहुत ही उसका जो आक्षेप करने का तरीका है वह हमको बहुत ही सरस लगता है। यानी कुरीतियों पर व्यंग्य भी किया जाता है, लेकिन वो व्यंग्य भी इस तरह का होता है कि उसके माध्यम से बात भी स्पष्ट हो जाती है और पढ़ने वाले को बोरियत भी नहीं होती है। तो यह तो बात हुई बच्चों जो हमने ये भावात्मक निबंध। अब हम भावात्मक निबंध की शैली के ऊपर यदि विचार करें तो भावात्मक निबंध 3 तरह की शैलियों में लिखे जा सकते हैं। एक तो धारा शैली होती है, दूसरी तरंग शैली होती है और तीसरी विक्षेप शैली होती है। धारा शैली के जो उदाहरण हैं वो हमको सरदार पूरण सिंह के निबंध में देखने को मिलते हैं और इसमें जो विचार होते हैं वो एक धारा की तरह से हमको चलते हुए से दिखाई देते हैं। सरदार पूरण सिंह का जो मजदूरी और प्रेम नामक निबंध है उसका यदि हम उसके उदाहरण यदि हम देखें तो उससे हमको पता चलता है कि किस तरह से एक के बाद एक इस तरह से धारा की भांति जो विचार हैं उसमें आते हैं और धारा की भांति उसमें लिखा जाता है। जैसे उन्होंने लिखा है, इंजन के पहियों के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं नहीं उनकी सारी जाति पिस गई, उनके जीवन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर 1-2 स्थानों में ही एकत्र हो गया। यानी जिस तरह से धारापूर्ण तरीके से किसी बात को कहना। दूसरी होती है तरंग शैली। तरंग शैली जो है उसमें जिस तरह से भावनाएं उठती हैं गिरती हैं उसी तरह से जो विचार हैं वो उठते और गिरते हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव जो आता रहता है वह तरंग शैली कहलाती है। जो माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध जैसे साहित्य देवता है उसमें जो कुछ उदाहरण इसके हैं तरंग शैली के, जब वो लिखते हैं कि परंतु ये काली बूंदें अमृत से अधिक मूल्यवान हैं, मैं अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ। इस तरह से इसमें तरंग की भांति विचार उठते हैं और गिरते हैं। आगे वे पहले लिखते हैं वे, मेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो, कलम की जीभ को बोले लेने दो। अर्थात तरंग की भांति किसी बात को कहना, कभी कोई बात आई है और फिर जिस तरह से तरंगें बदलती रहती हैं इसी तरह से वे अपने भाव और विचार भी प्रतिक्षण बदल बदल करके और फिर लिखते हैं किसी एक ही विषय के ऊपर। इसी तरह से है विक्षेप शैली। विक्षेप शैली में के उदाहरण हमको वियोगी हरि के निबंध में देखने को मिलते हैं। जैसे साहित्यिक चंद्रमा उनका जो निबंध है उसमें उन्होंने लिखा है, हे मृग लांछन पाप छिपाए नहीं छिपता, किसी न किसी दिन उजागर हो ही जाता है। करोड़ों वियोगियों का रुधिर पान करके तुम कुछ मोटे नहीं हो गए, घटने बढ़ने का असाध्य रोग भी दूर नहीं हुआ। हाँ, मुँह बेशक काला हो गया, तुम्हारा यह कलुष कलंक मरने पर भी न छूटेगा। मदिरा पान क्या बट्टे खाते में जाएगा, योगियों को जला देना क्या हंसी खेल है। अभी तो जरा सी कालिख लगी है, कुछ दिनों में मुँह काला हो जाएगा। तुम्हारी कालिमा पर भी कवियों ने कई कल्पनाएं की हैं। यानी ये जो शैली है इसमें तर्क हमको देखने को नहीं मिलता है, बल्कि पूरी तरह से जो भाव होता है वह इसमें प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं निबंध में विचारात्मक शैली की। अर्थात जो निबंध होते हैं उसमें एक तो भाव प्रधान होते हैं और दूसरा जो हम कहते हैं कि इसमें विचार प्रधान। भाव प्रधान में भावों की प्रधानता होती है और विचार प्रधान जो निबंध है, विचारात्मक निबंध है,
उनमें विचारों की प्रधानता होती है। जो बौद्धिक चिंतन होता है वह हमको इसमें देखने को मिलता है। निबंधकार अपना जो बौद्धिक जो चिंतन के क्षणों में उसे जो कुछ अनुभूति होती है वह कलम के माध्यम से उन विचारात्मक निबंधों में उतारता है। भारतेंदु युग के जो विचारात्मक निबंध हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और द्विवेदी युग में भी विचारात्मक निबंध और ज़्यादा परिष्कृत हो गए थे। विचारात्मक निबंध जैसा कि इसके नाम से ही पता है उसमें विचारों की प्रधानता होती है। अब विचारात्मक निबंध में भी हम जो प्रथम इसका उपशीर्षक ले सकते हैं या कह सकते हैं विचारात्मक निबंध का जो एक प्रकार है वह आलोचनात्मक है। यानी ये जो निबंध हैं इनमें आलोचना होती है। आलोचना का अर्थ है कि किसी भी विषय के ऊपर उसके गुण और दोष दोनों की दृष्टि से विचार करना, संपूर्ण विचार करना। आलोचना अर्थात किसी चीज़ को पूरी तरह से देखना और पूरी तरह से देखने में उसके गुण या दोष जो भी होते हैं उनको पूरी तरह से देख करके और उसके ऊपर विचार करना। तो ये जो आलोचनात्मक निबंध होते हैं ये शुद्ध साहित्यिक कोटि के निबंध होते हैं। ऐसे जो निबंध हैं वो नीरसता नहीं आए, यानी सैद्धांतिक होते हैं इसलिए उसमें नीरसता आने की संभावना होती है, लेकिन इसमें हमेशा नीरसता से बचने का भी प्रयास किया जाता है और पाठकों को इस जो निबंध है उसमें रसास्वादन भी सहृदयता के साथ में कराया जाता है। हमको शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो इसी तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे मानस की धर्मभूमि है, काव्य में प्राकृतिक दृश्य है आदि निबंध। अब हम आते हैं विवेचनात्मक निबंधों पर। ऐसे निबंध मुख्य रूप से जो गंभीर विषय होते हैं उनका चिंतन हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसमें उस विषय के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है और उनको तर्क के माध्यम से, उनके समस्त पहलुओं पर विचार करके तर्क के माध्यम से अपना जो दृष्टिकोण है उसे बताया जाता है। विवेचनात्मक निबंध होते हैं वे लेखक की जो स्वतंत्र जो भावनाएं होती हैं उनको हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि गवेषणात्मक निबंध भी विचारात्मक निबंध के अंतर्गत ही आते हैं। गवेषणात्मक निबंध गवेषणा जैसे कि आपको पता है कि खोज से संबंधित है, तो किसी चीज़ के बारे में जैसे अनुसंधान की बात है, खोज की बात है, ऐसे जो विषय हैं उनके लिए गवेषणात्मक निबंध वे कहलाते हैं। इन निबंधों में ज़्यादातर जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इतिहास है, धर्म है, दर्शन है, इनसे संबंधित जो तथ्य है उनकी जो खोज करते हैं वो इन निबंधों में मतलब एक तरह से किसी तरह की खोज का होना आवश्यक है। तो ये जो गवेषणात्मक निबंध है ये हमको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जैसे निबंध है भारतीय फलित ज्योतिष, वह इसका उदाहरण है, जिसमें कि एक तरह से जो अनुसंधान की प्रक्रिया है या खोज की बात हमको इसमें देखने को मिलती है। विचारात्मक निबंध जो होते हैं वो ज़्यादातर समास और व्यास शैली में लिखे जाते हैं। समास शैली में जो शब्द होते हैं उनमें वाक्यों को संश्लिष्ट करके प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात 2-3 वाक्य जो होते हैं उन वाक्यों को बहुत ही छोटे करके उन 2-3 वाक्यों को एक वाक्य बना करके और फिर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कम से कम वाक्यों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने का प्रयास किया जाता है। इनमें विस्तार कम होता है और विचार ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह से जो व्यास शैली है उस व्यास शैली में किसी बात को पूरी तरह से खोल करके छोटे छोटे सरस जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करके और किसी विषय को समझाया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर आचार्य, इन सब के जो निबंध हैं वो व्यास शैली के उदाहरण हैं। अब बच्चों आते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि जिनमें किसी चीज़ का वर्णन होता है। अब किसी चीज़ के वर्णन से आशय हमारा है जैसे कहीं किसी वस्तु का वर्णन भी हो सकता है, पदार्थ का वर्णन हो सकता है, दृश्य का वर्णन हो सकता है, स्थान का वर्णन हो सकता है, किसी
चीज़ का वर्णन हो सकता है। इनका परिचय होता है और फिर इसका वर्णन होता है, उसके बारे में चीज़ें होती हैं। इन रचनाओं में ज़्यादातर जो कल्पना होती है वो भी आ जाती है। ये निबंध थोड़ा चिंतन से हट करके, और जैसे यात्रा वृत्तांत और संस्मरण इस तरह के हमको दिखने लगते हैं, क्योंकि उसमें वर्णन देखने को मिलता है। और निबंधकार जो है वो संसार का जो बाह्य सौंदर्य है और व्यापार है उसका ही वर्णन करता है। यानी संसार का जो बाह्य सौंदर्य और संसार के जो क्रियाकलाप है उनका वर्णन हमको इसमें देखने को मिलता है। अब बच्चों अगला आता है विवरणात्मक निबंध। इस कोटि का जो निबंध होते हैं उनमें किसी चीज़ का विवरण दिया हुआ होता है। जैसे गतिशील वस्तुएं होती हैं, कोई समय है, कोई परिस्थिति है, किसी जगह का कोई शिकार का वर्णन है, पर्वतारोहण का वर्णन है, साहसिक यात्राओं का वर्णन है। जितने भी ये जो यात्रा वृत्तांत होते हैं वो हमको विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत हमको उनको ले सकते हैं। अब बच्चों आते हैं अंत में ललित निबंध। ललित निबंध जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ललित निबंध सबको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। और किसी बात को कहने के लिए ये बहुत ही छोटे छोटे और सुंदर शब्दों में, सुंदर वाक्यों में इनको लिखा जाता है। ये जो निबंध होते हैं ये भावना और विचार दोनों का एक तरह से मिश्रित रूप है। इसमें भावना भी होती है, कल्पना भी होती है और अनुभूति भी होती है। इन निबंधों का जो विकास है वो काव्यात्मक सरसता से युक्त होता है और हास्य व्यंग का पुट भी इसमें हमको देखने को मिलता है। ललित निबंधकार जो होता है वो किसी भी विषय या विचार बिंदु को पूरा अपना जो सांस्कृतिक गौरव है और जो राजनीतिक पैनापन है उससे तराशता हुआ अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा तीखे प्रहार करता है और कोमल और सरस रूप से उसकी अभिव्यंजना करता जाता है। जो ललित निबंध है उसमें प्रमुख रूप से रसानुभूति होती है। इनमें भाव और विचारों का आवेग होता है। रसानुभूति के साथ साथ जो बौद्धिकता का समावेश भी इसमें हो जाता है। इन निबंधों में कल्पना, भावना, तर्क, ईमान, ये अनुभूति, इन सब के साथ में हास्य और व्यंग्य का पुट जो होता है वो इनको एक अपना अलग ही स्थान दिलाता है। तो बच्चों ये ललित निबंध जो होते हैं ये किसी भी विषय का वर्णन करने के लिए, किसी भी विषय के बारे में कहने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरह के निबंध होते हैं। तो बच्चों आज हमने निबंध के जो प्रकार हैं उनके ऊपर चर्चा की। अब अगले निबंध में अगले व्याख्यान में हम निबंध के जो विकास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।